हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं फरवरी 2015 का पेपर फर्स्ट हिंदी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले पेडागोजी सेक्शन इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भाषाई कौशल जो होते हैं LSRW, ये एक क्रम से सीखे जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक क्रम से ही सीखे जाएं। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे रीडिंग पहले सीख सकते हैं और स्पीकिंग बाद में। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली जो होता है वो क्रम से ही सीखे जाते हैं। जनरली मतलब मैं बात कर रही हूँ, क्रम से सीखे जाते हैं, ये ऐसा बोला जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो मौखिक कौशल के लिए मतलब बोलने के लिए तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है इसमें? सबसे कम महत्वपूर्ण होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, क्योंकि उसमें वो रटाए उत्तर हो सकते हैं। तो इससे कौशल का मौखिक कौशल का विकास ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सब पे एक विस्तार से उसको बात कहने का मौका मिलेगा। तो मौखिक कौशल में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन तीनों चीज़ों से। किसी विषय पर चर्चा करना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना और किसी बच्चे की बात को धैर्य से सुनना। तो इन सब में ही उसको अच्छे से बोलने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तो ये सही है बिल्कुल। बड़ों के संपर्क में जैसे बच्चे आते हैं तो उनका भाषा विकास काफ़ी तेज़ गति से होता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो इसमें सीधा ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने का मतलब क्या होता है? मातृभाषा की हेल्प के बिना, मतलब मातृभाषा को अगर हम किसी में मध्यस्थ बना रहे हैं तो वो मातृभाषा के हेल्प से हम उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज को। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हिंदी अनुवाद के थ्रू हम इंग्लिश को सीखते हैं, तो वो होती है अनुवाद विधि। तो उसमें हम मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हैं, मतलब अनुवाद के थ्रू हम अपनी भाषा के थ्रू हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष विधि से सीखते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से हम डायरेक्ट इंग्लिश को सीखेंगे और इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा कोई भी दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक होती है भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन आप जानते ही होंगे, जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की हर इंसान में, और जो भाषा अर्जित की जाती है वो स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है। ये कोई सिखाता नहीं है। जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी एनवायरनमेंट की भाषा को हम अडॉप्ट कर लेते हैं बचपन से ही। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें।
पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियाँ दी हुई होती हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना, मतलब क्रिएटिविटी का विकास करना, तो ये तो बिल्कुल होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी होता है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। रट्टे मारना कभी भी मकसद नहीं होता है किसी भी अभ्यास या गतिविधि का। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें नहीं वाले ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नहीं को आपको हाईलाइट कर लेना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि क्या पूछा गया है। तो बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, पहली और दूसरी कक्षा के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आप कक्षा का ध्यान रखें, किस लेवल की हमसे बातचीत की जा रही है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना होता है। तो ये बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग वाली जो क्लास होती हैं उसमें बच्चे को हम एंजॉयमेंट के साथ सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, एक सेकंड, इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा की बात हो रही है। अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उसमें ये सही हो सकता था। तो इसमें क्योंकि बाकी सारे सही हैं, रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का विकास हो गया, और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये भी हो गया, और फर्स्ट भी हो गया बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, क्योंकि ये भी होगा। लेखन में परिपक्वता लाना मतलब मेच्योरिटी लाना। मेच्योरिटी तो बड़े ही ला सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बच्चों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये भी यही हमारा आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, तो पठन पाठन के अंत में इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, अभी हमने किया था इससे पहले भी। तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमसे पूछा है क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और केवल पाठ से ही संबंधित हो ऐसा नहीं हम चाहते, क्योंकि हम ऐसी नॉलेज देते हैं बच्चों को जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट करे। सिर्फ पाठ से ही संबंधित नॉलेज नहीं हो, उसमें पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। सरल भाषा वाले हों, तो ये हो सकता है, लेकिन जो पाठ के अंत की बात की गई है तो स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ये ज़्यादा सटीक ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों स्थान है? क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ शिक्षक का काम थोड़ा कम कर दिया जाए या थोड़े आराम की बात की जाए तो वो ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भाषा शिक्षण की। अगर किसी और बारे में बात होती तो हम और ऑप्शन देख सकते थे, लेकिन इसमें बात की जा रही है भाषा शिक्षण की। तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे आप सबसे ऊपर मानते हैं? तो इसमें नो डाउट थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन इंक्लूड होंगे विकल्प में, वही विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल संदर्भों की बात हुई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संदर्भों की बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस की बात की जा रही है। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। पठन क्षमता का आकलन करना, किस तरह से हम आकलन कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर? तो
प्राथमिक स्तर के लिए तो सबसे बेटर रहेगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो कहानी सुनाएगा तो वो खुद से ही उसे अभिव्यक्त करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल। पठन क्षमता का बताना है एक्चुअली, पढ़ने के लिए बताना है तो बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी के थ्रू हम उसका आकलन कर सकते हैं पठन क्षमता का। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन हैं वो उसके लेवल के नहीं हैं, ये मैच्योर बच्चे समझ पाएंगे इनको। तो वो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्यों स्थान देना ज़रूरी है प्राथमिक स्तर पर? बच्चे ने अभी पूर्णतः सीखी नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। बच्चे की भाषाई पूंजी है, तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भाषाई पूंजी है, वो उसी भाषा को सीख कर आया है, तो उसके थ्रू ही वो पढ़ पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है भाषा सीखने सिखाने में? अभिभावकों को प्रसन्न करना, तो ये अभिभावकों से कोई इसका नाता नहीं है। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ये भी नहीं है। कॉपियाँ भरवाना, ये बिल्कुल नेगेटिव आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। सीखने को विस्तार देना, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं उसी को अगर मतलब उसी से संबंधित अगर गृह कार्य दिए जाए तो बच्चों का और अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है आंशिक रूप से होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा का व्याघात होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से बात की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ही होता है, क्योंकि इस तरह से तो बच्चे सेकंड लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे अगर बिल्कुल पूरी तरह से होगा तो मतलब व्याघात होता है, मतलब मातृभाषा का प्रभाव होता है दूसरी भाषा सीखने में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा है, तो नहीं वाले बहुत क्वेश्चंस इसमें आए हैं। सही कौन सा नहीं है ये भी हमें बताना होगा। तो त्रुटियां अस्थायी होती हैं, अस्थायी मतलब टेम्परेरी होती हैं, मतलब दूर की जा सकती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, स्थायी मतलब परमानेंट होती हैं, दूर नहीं की जा सकती बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो यही सही होगा। क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं भाषा सीखने में, ऐसा थोड़ी है कि जो गलती आज हो रही है वो ही हमसे कल होगी, परमानेंट थोड़ी रहेगी वो तो हम जैसे सीखेंगे वो धीरे धीरे त्रुटियाँ कम होती चली जाएंगी। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो इसमें सबसे पहले पद्यांश दिया हुआ है, तो चींटियों के बारे में है। ये चींटी वाली कहानी चींटी वाली पोएम आपने पढ़ी भी होगी पहले, तो बच्चों की ये फेवरेट होती है वैसे। तो चींटियों के बारे में ये पोएम हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो पोएम के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है, अपने हिसाब से आंसर नहीं करना है हमें। तो देखिए, अगर आप 6 लाइन में देखें, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। तो इसका मतलब वही है कि वो जो बात करती हैं, शब्द संधान का मतलब वो बात करती हैं संकेतों में। तो ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, संकेतों से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? तो ईर्ष्यालु तो आप वैसे भी बता सकते हैं, और इसमें कुछ इस तरह का ही पूछा है। तो दूसरों से जलने वाला हो जाएगा ईर्ष्यालु। जैसे किसी के पास ज़्यादा धन दौलत है, कोई अच्छे से रहता है, लाइफस्टाइल उसका अच्छा है, और जो गरीब है मतलब जिसके पास अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब उसको देख के जलते हैं, जो अच्छे से अपना लाइफस्टाइल है जिसका। तो ऐसे लोगों को कहेंगे ईर्ष्यालु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है?
चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, तो फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती। तो फोर्थ ही ऑप्शन में है ईर्ष्या करना, तो चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना। बिखरी हुई चींटियाँ फिर से कैसे एकजुट हो जाती हैं, तो चींटियाँ एकजुट कैसे हो जाती हैं देख लेते हैं। लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है, नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई फिर से एकजुट होते हुए। छोड़ी गई गंध है शायद, इधर ये हाइड हो गया है, एक सेकेंड, हाँ ये दिया हुआ है, छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है पूर्वजों की गंध से, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ, तो मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ, हाँ ये बिल्कुल दोस्त और दुश्मन के चेहरे, यह रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे, तो स्मृति में रखती हैं संजोकर। हाँ तो ये है थर्ड ऑप्शन सही, याद रखती हैं, स्मृति में रखना, स्मृति मतलब याद होता है, याद रखना, तो याद रखती हैं, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काव्यांश में मगर का अर्थ है, तो मगर के कई अर्थ होते हैं, तो मगर के का यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ है ये हमें देखना होगा। बिखरती हैं कभी कभार वे मगर, हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध। बिखरती हैं कभी कभार वे मगर, मगर परंतु लेकिन, ये हम कह सकते हैं, परंतु लेकिन की जगह जो मगर यूज़ होता है वो शब्द का यहाँ मतलब है, तो परंतु इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। परंतु लेकिन इस तरह के शब्द होते हैं, तो उसी का यहाँ पर अर्थ है। अब आ जाता है गद्यांश, तो गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्षैतिज किसे कहते हैं, पैराग्राफ पर बेस्ड है, तो पैराग्राफ पढ़ेंगे। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, तो जहाँ धरती आकाश मिलते हैं उसे बोला जाता है क्षितिज, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन। यदि किसी का और छोर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी पैराग्राफ ही देखेंगे हम। तो यहाँ से अगर हम देखें, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है, तो और छोर दिखाई न देना, इसका मतलब ये है कि जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम ये पाते हैं कि इस चीज़ का कोई और छोर नहीं है, जैसे मतलब हम धरती आसमान को मिलते हुए देखते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है, उसकी कोई सीमा नहीं है, हम जहाँ भी जाएंगे हमें वैसा ही वो लगेगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिट और इंसान शब्द हैं, फिट और इंसान अगर आप देखें तो ये शब्द हैं आगत शब्द, तो ये दूसरी लैंग्वेज से आए हैं, फिट और इंसान शब्द, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है, बर्नार्ड शॉ के बारे में इसमें दिया होगा। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, तो इन्होंने खुली किताब से एक जीवन की तुलना की है, ये कह सकते हैं, खुली पुस्तक आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, किसी से दुश्मनी रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है पैराग्राफ की, दूसरों के जीने के हक को छीनने से
बड़ा कुछ पाप नहीं हो सकता, तो पाप मतलब अन्याय हो गया, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, एक सेकंड, ये ऊपर दिया होगा, तो यह खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। तो जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सभी को जीने का हक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आसमान हमें दिलाता है, तो यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, इसमें आसमान क्या दिलाता है, हमें भय से छुटकारे का आश्वासन देता है आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो अगर हम बात करें, जीव से बन जाएगा जैविक, स्वभाव से बन जाएगा स्वाभाविक, प्रकृति से बन जाएगा प्राकृतिक, और भय से अगर हम बात करें तो भय से कुछ नहीं बनेगा, मतलब क्योंकि इसमें एक प्रत्यय नहीं लगेगा। फोर्थ ऑप्शन ही हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, अपराध शब्द है, तो अपराध शब्द क्या है, ये एक तरह का भाव है, तो ये इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।